पहली खबर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से जुड़ी हुई है। इटली दौरा खास है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के इनविटेशन पर पीएम मोदी इटली पहुंचे हैं। आज इटली में G7 समिट में हिस्सा लेंगे मोदी। यहां पर जो बाइडेन के साथ भी मुलाकात के आसार दिखाई दे रहे हैं। 5 देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी पीएम मोदी की होनी है। बाइडेन के साथ भी मुलाकात की यहां पर खबर निकलकर सामने आ रही है। फ्रांस, ब्रिटेन के साथ में द्विपक्षीय बातचीत होगी। साथ ही साथ जर्मनी, जापान के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत होनी है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के जरिए खास इनविटेशन पीएम मोदी को भेजा गया, जिस पर कल देर शाम रवाना हुए इटली के लिए पीएम मोदी और आज G7 समिट में हिस्सा लेंगे। भारत को एक आउटरीच देश के रूप में यहां पर इनविटेशन दिया गया। जैसे ही पीएम मोदी अपुलिया के ब्रिंडसी हवाई अड्डे पर पहुंचे, इटली में भारत की राजदूत वाणी राव और अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया पीएम मोदी का। लगातार तीसरी बार पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। पीएम मोदी, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत कई वर्ल्ड लीडर से यहां पर मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी ने समिट के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वो पहले विदेश दौरे पर इटली जा रहे हैं। G7 देशों की बैठक में पहली बार कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस भी शामिल होने वाले हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन समेत कई देशों के हेड से भी मिलने वाले हैं। 1975 में बना G7 दुनिया के सबसे अमीर देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल हैं। ये देश हर साल एक समिट में दुनिया के अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पिछली बार G7 समिट जापान में हुआ था। इसमें चीन के कर्ज जाल और इंडो पैसिफिक में बढ़ते दबदबे पर चर्चा की गई थी। भारत अब तक 11 बार इस समिट में शामिल हो चुका है। सबसे पहले 2003 में प्रधानमंत्री उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी को इस समिट के लिए फ्रांस ने बुलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से लगातार इस समिट की बैठकों में शामिल हो रहे हैं और एक बार फिर से G7 समिट का हिस्सा बनने के लिए नरेंद्र मोदी इटली में मौजूद हैं। आज G7 समिट होनी है और जानकारी ऐसी कई राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत, मुलाकात पीएम मोदी की होगी। कर्नल रिटायर्ड JS सोढ़ी विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड JK बंसल भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले JS सोढ़ी साहब, आपका मैं रुख कर रही हूं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभाली और उसके बाद ये पहला विदेश दौरा, कैसे देखते हैं इसे? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। ये हर भारतीय नागरिक और NRI के लिए गर्व और गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 5वीं बारी लगातार G7 शिखर सम्मेलन के लिए बुलाया गया है। ये एक बार फिर जाहिर करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान है वो इतना ज्यादा है कि आज दुनिया के अमीर देश भी भारत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये सारे अमीर देश भारत के साथ पिछले एक दशक में अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। ये G7 जो शुरू हुआ 1970 के दशक में एज G5, बीच में कुछ सालों के लिए G8 रहा, लेकिन जब रूस ने क्रीमिया पे हमला किया 2014 में, उसके बाद ये G7 बन गया। और जैसे आपने सही बताया, ये 11वीं बारी भारत को इसमें न्योता दिया गया। 5वीं बारी लगातार नरेंद्र मोदी जी का जाना, और वो भी इटली जाना जो उनका पहला विदेश दौरा है। तीसरी बारी प्रधानमंत्री बनके भारत का ये एक बार फिर दिखाता है कि आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हैसियत है कि दुनिया का हर छोटा बड़ा देश भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक बायलैटरल मीटिंग रखना चाहते हैं दुनिया के हर बड़े या छोटे नेता। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इटली के दौरे पर और वहां पहुंचकर बहुत से राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत होगी, कई खास ऐसे मुद्दे हैं जो G7 समिट में मेन रहने वाले हैं जिन पर बातचीत होगी, जिसमें रूस यूक्रेन का युद्ध है, जिसमें साथ ही साथ इजरायल और हमास के बीच का संघर्ष है। इन सभी बातों को आप कैसे देखते हैं जब दो देशों के बीच में
लड़ाई होते होते, चूंकि रूस और यूक्रेन में अब तो करीब करीब 2.5 साल का वक्त हो गया है, 2.5 साल से ये युद्ध चल रहा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद वहां G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है, कुछ यहाँ पर निष्कर्ष निकलेगा, कोई सोल्यूशन निकलेगा क्या? क्योंकि ये ताकतवर देश, ये अमीर देश जिन पर निगाहें सभी की हैं कि शायद यहाँ से कोई सोल्यूशन निकल जाए। रजा जी, जहां तक रूस यूक्रेन की बात है, ये नवंबर तक ये युद्ध चलेगा, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और तब तक जो बाइडेन चाहेंगे कि युद्ध लंबा चले, तो नवंबर से पहले तो ये युद्ध खत्म नहीं होगा रूस यूक्रेन का। जहां तक बात है इजराइल हमास की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार इजराइल को बोल रहे हैं कि युद्ध को खत्म करें, क्योंकि वो शुरू से कहता है, जब से पिछले साल 7 अक्टूबर को ये हमला शुरू हुआ, कि जितना लंबा इजराइल ये युद्ध खींचेगा उतना अपने लिए दिक्कत करेगा। और हमने देखा हाल ही के कुछ दिनों में इजराइल के एक मंत्री ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया और जल्दी इलेक्शन की मांग की। दिन प्रतिदिन इजराइल में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, क्योंकि वो इस युद्ध की हैंडलिंग को ठीक तरह से नहीं मान रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इजराइल को अमेरिका की बात माननी चाहिए, क्योंकि इजराइल का सबसे अच्छा मित्र अमेरिका है और अमेरिका कभी इजराइल को गलत सुझाव नहीं देगा। ये युद्ध खत्म करके इजराइल को ही सबसे ज्यादा फायदा है, बनस्पत किसी और देश को। जिस तरह की स्थिति अभी बन रही है, चूंकि पहला ही विदेश दौरा और G7 समिट में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन मिला है, इसको लेकर भी पब्लिक डोमेन में और जो राजनीतिक जानकार हैं वो अलग अलग तरीके से चर्चा कर रहे हैं। देश का जो बढ़ता कद है और जो नरेंद्र मोदी का सपना भी है 2047 तक विकसित भारत का, उसके लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि हर दिन एक नया कदम बढ़ रहा है और G7 समिट में जाना ये भी दुनिया की नजरों में रहेगा? बिल्कुल रचना जी, देखिए, जब हमारे अच्छे या अमीर देशों के साथ रिश्ते होते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी देश को चाहिए होता है अगर वो एक विकसित देश बनना चाहते हैं, अगर वो तरक्की करना चाहते हैं, क्योंकि पैसे के बगैर कोई तरक्की नहीं हो सकती। ये दुनिया की सच्ची लेकिन कड़वी हकीकत है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बारी फिर 5वीं बार लगातार G7 में जाना, ये भारत के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थव्यवस्था पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे बड़ी चीज जो भारत का अंतरराष्ट्रीय पे कद ऊंचा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये भारतीय नागरिक और NRI के लिए गर्व और गौरव की बात है। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, शायद वो डिप्लोमेसी, शायद वो अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से जानते नहीं है, लेकिन जो भी एक्सपर्ट हैं, जो कि अर्थव्यवस्था जानते हैं, डिप्लोमेसी जानते हैं, वो सारे इस कदम का बहुत तरह से अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, ये सभी चूंकि अच्छी अच्छी बातों पर तो हमने डिस्कशन कर लिया कि हाँ, अच्छे नए आयाम गढ़े जा रहे हैं संबंधों को लेकर भी, अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों से मिलना, फिर इस तरह से G7 समिट में लगातार मेहमान के तौर पर पहुंचना, खास इनविटेशन मिलना जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से, ये सभी बातें देश के लिए गर्व की बात हैं। लेकिन साथ ही साथ एक खबर ये भी आई थी कि वहां पर गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ हुई है। इस खबर पर भी हम बात करेंगे और अब इस वक्त JK बंसल जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बंसल साहब, अब चूंकि G7 समिट में PM नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, आज ही समिट की कुछ और तस्वीरें भी हम देखेंगे। जब समिट की शुरुआत हो जाएगी वहां से कुछ खास तस्वीरें आएंगी, उन तस्वीरों पे भी आगे डिस्कशन करेंगे। भारत के लिए किस लिहाज में खास है समिट, साथ ही साथ PM मोदी के पहुंचने से ठीक पहले, यानी कि G7 समिट के होने से ठीक पहले वहां गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई, छेड़छाड़ की गई और वहां पर खालिस्तानी समर्थक नारे लिख दिए गए। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि सिक्योरिटी के अब टाइट बंदोबस्त है पहले से ज्यादा, क्योंकि PM नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इसके ठीक बाद। देखिए, ये जो खालिस्तानी हैं इधर उधर जाके तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन इसके साथ में या कोई भी इटालियन गवर्नमेंट का, इटली का कोई हाथ नहीं है। इस तरह की घटनाएं तो सब जगह होती ही हैं और उसको इस तरह से जोड़ के नहीं किया जा सकता कि इसमें इटली का कोई हाथ है। ये खालिस्तानी वहाँ पर जाके जो दम मचा रहे हैं, तोड़फोड़ की है, ये बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है और इसका घोर खंडन होना चाहिए। तो इन चीज़ों को, इन पे ना ध्यान देते हमको पॉजिटिव चीज़ों पर, बातों में ध्यान रखना है। पॉजिटिव बातों पे इसलिए ध्यान रखना है कि हिंदुस्तान एक इटली का बहुत पुराना सहयोगी है। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर करीब हमारे 50,000 सैनिक वहाँ पे युद्ध में थे, उसमें 5,700 के जो है वो शहीद हो गए थे। उनकी अभी तक भी इटली जो है उसका मेमोरियल बनाया हुआ है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। जब हमारे
रक्षा मंत्री राजनाथ जी वहाँ पे गए थे, उनको भी वहाँ जाके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो हम इस समिट में पॉजिटिव बातों को या पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है, बजाय कि इस तरह की तोड़फोड़ जिसकी वो एक्शन इटली गवर्नमेंट लेगी, इसकी सभी घोर निंदा भी करते हैं। और अभी जो इंडिया का कद बढ़ा है और इटली के और रिलेशंस अभी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। पहले जब 2012 में 14 में एक बार 12 में जो हमारे दो नेवी के जो फिशरमैन थे उनको गोली से मार दिया गया था, चला करके 2 नेवी शिप में। उसके बाद बहुत दिन तक वो केस चलता रहा और रिलेशन थोड़े खराब हो गए थे। उसके बाद में वो भी सेटलमेंट हो गया है, उन्होंने कंपनसेशन दे दिया है। अभी 2022 में सबसे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी की हिरोशिमा में मुलाकात हुई थी जॉर्जिया मेलोनी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ में, तब से हमारे संबंध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद में उनको 2023 में मार्च में जो राइसीना डायलॉग को चेयर करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, आमंत्रित किया था जॉर्जिया मेलोनी, तब आई। फिर उनके साथ में जो 2023 के अंदर में ही एक जो G20 समिट थी उसमें बड़ा गर्मजोशी से और का स्वागत किया गया था रिलेशन को। उसके बाद में जो मिडिल ईस्ट में भी मुलाकात हुई थी, तब से हमारे रिलेशन के साथ में बहुत अच्छे बन रहे हैं। और आपने ठीक कहा कि नेगेटिव बातों पर जो तो चर्चा हो रही है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स भी देखने चाहिए। चूंकि आपने अभी स्वागत की बात की, हमें याद है जब G20 समिट के लिए जो अलग अलग राष्ट्रों के प्रमुख पहुंचे थे, पीएम नरेंद्र मोदी ने उन सभी का स्वागत किया था। और स्वागत में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करना, फिर हाथ मिलाना, फिर आगे की बातचीत, और इसी तरह से एक एक करके स्वागत किया था। अब जब इटली से तस्वीरें सामने आ रही हैं G7 समिट के लिए, जैसे जैसे जो नेता पहुंचे उन सभी का जॉर्जिया मेलोनी ने स्वागत किया, लेकिन कुछ ऐसे मेहमान भी रहे जिनका जॉर्जिया मेलोनी ने हाथ जोड़कर नमस्ते करके स्वागत किया। यानी कि जो भारत की छाप है G7 समिट शुरू होने से पहले ही नजर आ रही है। जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते करके स्वागत क्यों किया होगा? प्रधानमंत्री जो जॉर्जिया मेलोनी है, उन्होंने यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष का हाथ जोड़कर नमस्ते करके स्वागत किया था। जेके बंसल जी, देखिए, जो नमस्ते जो है बहुत पॉपुलर है, बहुत ही इसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब जब कोविड-19 के दौरान में जो प्रिंस चार्ल्स थे, उन्होंने भी नमस्ते हाथ जोड़कर किया था। और जो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो सभ्यता को बहुत चारों तरफ उनको फैलाया है, और आपने देखा होगा कि G20 के दौरान में महात्मा गांधी की समाधि पर सभी जो नेता आए थे उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। तो इस प्रकार से जो मिलेट इंटरनेशनल डे मनाया गया था, वो भी हिंदुस्तान के ही शुरुआत में योगा का प्रचार। तो इस तरह से जो एक हमारी संस्कृति और सभ्यता जो बहुत पुरानी है, उसको अभी संसार में सब एक्सेप्ट करने लगे हैं और उसका जो मान्यता चारों तरफ बढ़ती जा रही है। तो ये सिर्फ वो हिंदुस्तान की तरफ तो हाथ जोड़ना ही, लेकिन वो आपस में भी इस सभ्यता को सब मानने लगे हैं। और इसी वजह से जो है जॉर्जिया मेलोनी वो बहुत प्रभावित हुई हैं इंडियन संस्कृति से, और उसको आगे बढ़ाने में वो योगदान कर रही हैं। और ये फिर सभी लोग इसको मानेंगे। और तो और जब प्राइम मिनिस्टर गए थे यहाँ पे पैसिफिक कंट्रीज में, वहाँ पर उनका पैर छुआ गया था। तो इस तरह जो कुछ हमारी सभ्यता है और जो उसमें आदर सूचक जो जेस्चर्स हैं, उनका सभी कंट्री फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी महान सभ्यता है, बड़ी सभ्यता है। और हमको सबको सब इंडियंस को इसके ऊपर बहुत गर्व है, और ये सभ्यता हमारी बढ़ती जाएगी इस तरह से। जी, सभ्यता जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है, नमस्ते अगर किया जाता है तो जाहिर सी बात है भारत की संस्कृति की छाप देखने को मिलती है।